हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। किसानों का कूच आप देख रहे हैं। सुबह से दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति दे दी है। अब किसान निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी बुराड़ी में। इससे पहले जमकर हंगामा हुआ, किसानों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार की, कई जगह आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अब तक पंजाब के रास्ते किसान दिल्ली पहुंच रहे थे, इसे लेकर हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया। लेकिन अब कई और जगह से हाईवे जाम होने की खबर मिल रही है। केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, तो फिर हंगामा क्यों, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है, क्योंकि 3 तारीख का वक्त दिया गया है कृषि मंत्री तोमर की तरफ से। किसानों को समर्थन में जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर भी आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन को कांग्रेस कहीं हवा तो नहीं दे रही है। सवाल पूछा जा रहा है महाराष्ट्र जहां रोज 11 किसान आत्महत्या करते हैं, इस कानून का विरोध वहां क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन पंजाब में क्यों, जहां किसान मजबूत है, ज्यादा विरोध यहां क्यों हो रहा है। सवाल इस बात का भी कि आंदोलन की आग है ये, या राजनीति की रोटी कहीं सेकने की कोशिश हो रही है। पीछे इस आंदोलन के क्या कोई राजनीतिक कहानी है? आज इसी पर हम बहस और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट को देख लीजिए। 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं। आज भी सड़क पर खूब हुआ संग्राम। दोपहर तक दिल्ली बॉर्डर रहा जाम। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ जमे रहे किसान। उग्र भी हुआ किसानों का आंदोलन। कई बार किसान और पुलिस में भिड़ंत। यूपी में भी कई जगहों पर हाईवे जाम। आखिरकार दिल्ली में मिली किसानों को एंट्री। जो है इस पे आगे बढ़ने देख सकते हैं आप। ट्रैक्टर जो है सारी आंदोलन की आग को कांग्रेस की हवा। राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा समर्थन किसान भाइयों के साथ है। कांग्रेस पार्टी जब भी आएगा इन कानूनों को वापस लेंगे। सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, फिर हंगामा क्यों मचाया? चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं। भारत सरकार चर्चा के लिए खुले मन से तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के लिए सभी किसान यूनियन के लोग आएं। ये आंदोलन की आग है या राजनीति की रोटी? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देश वो है जो जय जवान जय किसान का नारा लगाता है। लेकिन आज आपको साफ तौर पर दिख रहा था कि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है। लेकिन अब इस स्थिति को इसलिए भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस बात को लेकर किसान परेशान है, कौन सी वो बातें हैं जो सरकार उन्हें समझा नहीं पा रही है, या वाकई जो आज वो आंदोलन कर रहे हैं उसके पीछे किसानों की परेशानी है,
या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की। वीरेंद्र सिंह मस्त साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की। पुष्पेंद्र सिंह साहब किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक ठाकुर जी निदेशक है नाफेड के, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप जब सरकार में थे, यानी कांग्रेस जब सरकार में थी, तब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट खेती हो उसकी वकालत करती थी, तब चाहे उस एक्ट को हटा देना हो जिसमें मंडी में ही जाकर अनाज बेचने का प्रावधान था, फल और सब्जी को इससे अलग रखा गया। आप ही की सरकार थी 2019 में, सरकार नहीं पार्टी थी, जब मैनिफेस्टो लाती है तो इन्हीं चीजों की वकालत करती है। आज क्यों किसान आंदोलन के साथ, वजह क्या है, क्यों आप पर आरोप ना लगे राजनीति का? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश में एक सर्वसम्मति होनी चाहिए कि ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये खेतिहर है, ये आतंकी और उग्रवादी नहीं है जिन पर आप इतने जाड़े में पानी की पिलवा रहे और डंडे से पिलवा रहे हैं, और जिनके लिए आपने सड़कें खुदवा दी, जिनके लिए आपने पुलों में मिट्टी और पाइप डलवा दिया, ये अन्नदाता है, इनकी बात सुनिए। अब आपने जो बात कही उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ कि आपने वो बात कही और इसलिए जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं अधकचरा ज्ञान जो होता है, आप जिसको कहा जाता है, वो बड़ा घातक होता है। आप समझिए, कांग्रेस ने हमेशा से क्या कहा है? कांग्रेस ने हमेशा से कहा है कि एपीएमसी बड़ी जगहों की मंडी होती है, तो जो छोटे किसान होते हैं, जो दूर दराज के इलाकों के होते हैं, वो एपीएमसी नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि हम बड़े बड़े गांवों में, छोटे शहरों में मंडियां खोलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बाजार किसान के पास जा सके, एक्सेस टू मार्केट कर सके। और जब वो 1 से 10 तक कर ले, तब हम शायद एपीएमसी हटाने की कुवत कर सकते हैं। सरकार ने क्या किया? 1 से 10 नहीं किया, सीधे 1 से 11 पर पहुंची। और जब किसान परेशान है, आपको तो जो कानून था वो किसान से बातचीत करके बनाना चाहिए था। आप अब कहते आइए बातचीत के लिए, किसान तो पहले भी आया था आपके पास, लेकिन कृषि मंत्री भग के चले गए थे और बात सचिव को करने के लिए छोड़ गए थे। आज किसान क्या कहता है? संवैधानिक हक है, हमें प्रदर्शन करने दीजिए। आप किसान की बात सुनिए। आप तो उसको उग्रवादी ट्रीट कर रहे हैं, वो आतंकी नहीं है, वो देश का किसान है, वो हमारा पेट पालता है। उसके साथ इतना दम्भ और अहंकार मत दिखाइए, ये देश ये झेलेगा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले जितना भी आप सपोर्ट कर रहे थे उन सारे बिंदुओं को जो आज इस कानून में है, अब आप उसके विरुद्ध खड़ी हो रही है क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, एक सेकंड, मैं पढ़ के बता देती हूँ ना। आप मुझे बताइए, 2019 के घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा आपने किया था कि नहीं किया था? ये नहीं कहा था कि किसान जहाँ चाहे उपज बेच सकते हैं? मेरी बात सुनिए, रुबिका बात मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? अधकचरा ज्ञान और हाफ ट्रूथ, आधा सच और अधकचरा ज्ञान बड़ा। ये आधा सच है क्या? आपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था? हाँ, अधकचरा ज्ञान है क्या ये? हाँ, ये है रुबिका, मेरी बात सुनिए। अगर मुझे शो पे बुलाया तो मेरी बात सुनिए आप। ये अधकचरा अब तक मैं क्या कर रही थी? आप ही की बात सुन रही थी। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगी ना सुप्रिया श्रीनेत, आप मुझे उसका जवाब दीजिए और पॉइंटेड दीजिए कि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि नहीं किया था एपीएमसी एक्ट को हटाने का? मैंने वही बोला, आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसका मतलब जो मैंने कहा, हमने कहा था कि हम पहले बड़ी बड़ी मंडियां छोटे शहरों में, गांवों में बनाएंगे। जब ये मंडियां एक्सेसिबल हो जाएंगी किसानों को, तब हम एपीएमसी हटा सकते हैं, लेकिन पहले और मंडियां बनाएंगे। ये सरकार बिना और मंडियां बनाए एपीएमसी हटाना चाहती है। आई होप आप इसका डिफरेंस समझ पा रही है। 1 से 10 नंबर के बाद आप 11 नंबर की सीरीज करिएगा। अच्छा, आप ये कह रही है कि इससे पहले की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, क्या सच क्या झूठ, अधकचरा ज्ञान कौन सा, आधा सत्य कौन सा, जो अभी सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, या फिर इनका जो मैनिफेस्टो कह रहा है? 2014 में कांग्रेस ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया, तब मंडियां क्या बन चुकी थी? अपने राज्यों में लागू कर दिया था, तब बड़ी बड़ी मंडियां बन चुकी थी क्या? पुष्पेंद्र जी, सुप्रिया जी एक सेकंड देखिए, रूबिका जी जो बात कही जा रही है, कांग्रेस ने भी कभी ये नहीं कहा था कि मंडियां सारी हटाई जाएंगी। उनका ये कहना था कि एपीएमसी एक्ट या मंडियां जो है वो अपनी जगह रहेंगी। यही बात इन्होंने भी कही है और करी है।
और उसके अलावा बाहर बेचने का जो है एपीएमसी एक्ट के अलावा, पहले ये आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं बता दूं कि पहले किसान डेजिग्नेटेड मंडियों के माध्यम से ही बेचने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता था। अब उस बाध्यता को समाप्त करते हुए इन्होंने कहा है कि वहां तो आप बेच ही सकते हैं, उसके अलावा आप बाहर भी, प्राइवेट व्यापारी भी आपसे सीधा खेत से खरीदना चाहे या कोई और कंपनी खरीदना चाहे वो खरीद सकती है। यहां तक किसानों की और सरकार की सहमति है, कांग्रेस भी ऐसा करना चाहती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है वो प्रश्न ये है। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार एपीएमसी एक्ट में एमएसपी के ऊपर जो है खरीद बेच होती है, सरकारी खरीद की जो व्यवस्था है, एक तो वो एमएसपी के ऊपर जारी रहनी चाहिए। जिस तरह अंदर मंडी के अंदर एमएसपी लगती है, वही चीज मंडी के बाहर जब प्राइवेट व्यापारी खरीदे तो वो भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे। केवल जो डिफरेंस है या जो दिक्कत आ रही है या मतभेद है वो इस बिंदु पर है। इस बिंदु पर यदि वो कह दें कि भाई प्राइवेट व्यापारी के ऊपर भी हम लिखित रूप से एमएसपी की बाध्यता डाल रहे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात हमने जब अध्यादेश आया था उसके बाद भी कही थी, उसके बाद इसको कानून बना दिया, उसके बाद भी हमने कही, अब भी हम कह रहे हैं। और शांति से इसमें वीरेंद्र सिंह साहब घर लौट जाएगा, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, आपने सुना इस वक्त क्या कह रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह साहब कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से जो कूच हो रहा है, जो धरने हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो नहीं होता। आप लोग बात कर लेते, क्यों कतराए आप बात करने से? देखिए, कानून ये किसानों के समृद्धि के लिए बना है। मंडी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां किसान जहां बेच सकता है, पहले मंडी पर बेचने की बाध्यता होती थी। मंडी पर एमएसपी के ही अलावा कम कीमत पर भी किसान बेचने के लिए विवश होते थे, वहां बिचौलिए खरीद लेते थे। जहां तक आंदोलन की बात है, लोकतंत्र में आंदोलन करके अपनी बात कहने की जरूरत है। इस समय रबी की बुआई हो रही है। रबी की बुआई के समय किसानों को गुमराह करके दिल्ली मार्च कराना किसान हित में, राष्ट्र हित में नहीं है। जहां तक एमएसपी का सवाल है, जब एमएसपी प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, मैं खुद सांसद होने के नाते मुझे ये बताइए कि किसानों को कौन बरगला रहा है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए। तो संसद ने का एक विशेषाधिकार संविधान ने दिया है कि संसद में जो अगर झूठ बोलेगा या संसद में अपनी बात कहेगा तो संसद का विशेषाधिकार काम करे। कितने लोग दंडित हो चुके हैं, हम लोग भी दंडित हो जाएंगे। एमएसपी कहीं बंद नहीं होगा। और जब सरकारी कर्मचारी और अधिकारी एमएसपी पर धान या गेहूं या धान, बाजरा या मक्का नहीं खरीदते हैं तो उन पर जब कानूनी कार्रवाई हो जाती है तो कोई प्राइवेट भी खरीदेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, किसान कर सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय सांसद जी, आपसे मेरा एक सवाल है। मैं आपसे छोटा सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का किसान जो इस देश का खेत पालता है वो कोई छोटा सा दूध पीता बच्चा जिसको कोई भड़का के बरगला देगा? वो अपने हक की लड़ाई जब लड़ना चाहता है, वो अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से आकर प्रदर्शन करके उठाना चाहता है, जो लोकतंत्र में माननीय है, उस पर इतना कहर क्यों बरपाया जा रहा था? ये आप बताइए मुझे। क्यों इस सर्दी में उस पर पानी के कैनों और आंसू गम के गोले फेंके जा रहे थे? ये बताइए मुझे, किस तरह का बर्ताव हो रहा है किसानों पर? आप बताइए मुझे। आप या तो बात सुनिए, नहीं तो सवाल करिए। आपसे मैं एक छोटी सी बात और पूछा था। छोटी सी बात नहीं, या तो मेरी बात करने के लिए मुझे बुलाया तो मेरी बात सुनिए, नहीं तो सवाल करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आपसे मैं बात करूं। बात करना चाहते हैं तो बात करिए। वीरेंद्र सिंह साहब, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सिन्हा जो आपसे सवाल पूछ रही है। मेरा उत्तर भी सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। सुप्रिया जी, आप उत्तर सुनिए। जी वीरेंद्र जी बताइए, उत्तर दीजिए। दोनों सवाल सुन ले, उत्तर बता देंगे वो। मैं तो ये कह रही हूँ, बड़ी सम्मान से सुनना चाहते हैं तो सवाल करते हैं तो पहले उत्तर सुनिए। कानून में, आपके कानून में मतलब की बात मुझसे मत करिए। मैं बात कर रहा हूँ, किसान हूँ हम। जाकर स्टूडियो में बोलने वाले लोग आप लोग हैं, उस स्टूडियो में बोलते रहिए। बात मुझे वीरेंद्र सिंह साहब, एक तो वहां बैठकर आप किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचिए। माननीय सांसद हैं आप वीरेंद्र जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सवाल नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है। ना सांसद हूँ सर, आप रहें, हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप 91 से सांसद हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये क्या बात हुई?
कि आप कहें और हम सुने और उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना हो आपसे? नहीं है तो मेरे उत्तर भी सुने जाएंगे कि नहीं सुने जाएंगे? तो क्यों नहीं सुनेंगे? हम सुन रहे हैं ना। आप उससे पहले टिप्पणी काहे कर रहे हैं कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं? आप क्या जानते हैं कि कौन स्टूडियो से निकल रहा है और नहीं निकल रहा है? आपको भी हमारे बारे में जानकारी नहीं है माननीय सांसद जी? आपसे बात नहीं करना चाहिए। अब आप अपनी बात रखिए। आप मत जानिए कि आप ही को जानकारी बहुत है, मैं कोई बात आपसे नहीं करना चाहता हूँ। सर ये कोई तरीका नहीं है, पूरा देश आपको देख रहा है। वीरेंद्र सिंह मस्त साहब, आप अपनी बात रखिए। आप हमको तरीका मत बताइए, मेरी बात। नहीं, हम आपको कोई तरीका नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता आपसे सवाल पूछ रही, सवाल पूछा, आप उसका जवाब दीजिए माननीय सांसद जी, जवाब दीजिए। तो रावल को भी नहीं था, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, अपना जवाब दीजिए आप। इतना दम्भ मत करिए। सुप्रिया जी अब रुकिए, जवाब सुनिए। सुनिए, कोई बात नहीं करना है आपसे। आप उनका जवाब सुनिए। इतना दम्भ ना मैं नहीं कोई बात करूंगा आप लोगों से, आप लोग बात सुनते नहीं। मत करिए, हम कोई बात नहीं काम थोड़ी कर रहे हैं बात करके। अरे सुप्रिया जी रुकिए ना, सुप्रिया जी वो एक सेकेंड, अब आपने सवाल पूछा है, उनको जवाब देने का मौका दीजिए ना। वीरेंद्र सिंह मस्त एक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। मैं झगड़ा करने के लिए और मैं पहले अरे सर कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, आप जवाब दीजिए। किसानों को लेकर आप लोगों का प्लान क्या है? जवाब। कोई बात नहीं करता हूँ, छूरिए। इनके पास किसानों के लिए बताने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात आप लोगों से नहीं करते, झगड़ा करते आप। इनके कानून में कहा लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद पर। वीरेंद्र जी ये तरीका गलत है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, यहाँ आपसे सवाल पूछा जा रहा था और पूरा देश देख रहा है कि जब आपसे एक टफ सवाल पूछा गया तो आपने अपने कान से ईपी निकाला, ईयरपीस निकाला और आप चल दिए। पूरा देश देख रहा है। किसानों को अगर आप इस तरीके से हैंडल करेंगे कि हमसे कोई ना सवाल पूछे, हम सिर्फ अपनी बात रखें, तो ये पता लग रहा है कि आपकी तैयारी ठीक नहीं है, पूरी नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत आपसे सवाल कर रही थी, उस सवाल का आप जवाब दे देते। अगर वो गलत थी तो उनको गलत ठहरा देते आप। पुष्पेंद्र सिंह साहब, यही तो दिक्कत है, गड़बड़ी तो यही हो जाती है। जी देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सत्ता में बैठे हुए सांसद हैं, आदरणीय हैं, और ये किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन लाइव चैनल पर ये दूसरी बार मैंने खुद देखा है कि पहला प्रश्न पूछते ही ये निकाल करके ईयरपीस चल देते हैं। तो भाई बैठे ही क्यों थे? तीखे प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे, आप उनका तर्क के साथ जवाब दीजिए। आपने जो बात कही मैं बता देता हूं। दो व्यवस्थाएं हैं, एक जो मंडी की एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें एमएसपी मिलता रहेगा, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है किसान को। जो दूसरी पैरेलल व्यवस्था आपने लागू की है अभी, जिसमें बाहर से व्यापारी, प्राइवेट व्यापारी किसान से खरीदेगा फसल, उसमें भी एमएसपी की व्यवस्था लागू हो, ये प्रश्न है। जब भी हम पूछते हैं एमएसपी तो आप कहेंगे एमएसपी लागू रहेगी। अरे भाई यहां लागू रहेगी, लेकिन दूसरी व्यवस्था में भी लागू क्यों नहीं आप इसको कर रहे हैं? लिखित में आपका क्या इंटरेस्ट है? उसमें तो व्यापारी को पैसा देना है। केवल ये प्रश्न है, इसी के ऊपर सारा ये आंदोलन हो रहा है। इसका जवाब देने की जगह ये उठ के चले गए। ठीक है अशोक, सुप्रिया जी एक सेकंड रुकिए। अशोक ठाकुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि निदेशक है नाफेड के। अशोक जी आपका क्या आउटलुक है? जी बताएं, मैं आपसे पूछ। देखिए मेरा ये कहना है कि जो भी ये कानून लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ये तीनों कानून किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए। जो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है कि पिछले 60-70 साल से हरित क्रांति के बाद जो अपेक्षित सुधार करने चाहिए थे किसानों के लिए, वो क्यों नहीं किए? और अगर उन्होंने नहीं किए और आज जब वो सुधार किए जा रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उनके पास कोई अल्टरनेट प्लान है? क्या कोई ऐसा प्लान उनके पास है जो किसानों की आय को बढ़ा सकता है? नहीं है। जहां तक मंडियों की बात कर रहे हैं, देश में 42,000 मंडियों की जरूरत है, ये शोध कहता है। आज 7,700 मंडियां हैं। हम उस स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं। नेफेड स्वयं पहले फेज में 100 नई मंडियां बना रही। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, नेफेड तो 100 मंडी बना रही है नहीं, और हमारा 1000 मंडी तक जाने का प्लान है इस आने वाले समय। तीसरी बात मुझे ये कहना है कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को लाते हैं, एक डिबेट में बैठा था, वो कह रहे हैं कि दाल का इंपोर्ट करने वाले उद्योगपतियों को, दाल में तो देश को आत्मनिर्भर बना दिया हमने।
25 मिलियन टन दाल उत्पादन हो रहा है, 24 मिलियन टन देश को जरूरत है, तो किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हम खाद्य तेल में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये किसी व्यापारी को या किसी को करने के लिए नहीं है, किसानों के भले के लिए है। और अगर किसी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी पार्टी के पास कोई अच्छा प्लान है तो सरकार के पास लेकर आए, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। 3 तारीख को कृषि मंत्री ने कहा है कि आकर बात करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं, और सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो उसमें आप टांग फंसाएंगे, ये ठीक नहीं है। पुष्पेंद्र जी, किसानों को बार बार, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ प्लीज। हाँ सुप्रिया जी 1 सेकंड, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। 30 सेकंड पुष्पेंद्र जी। देखिए ठाकुर साहब जो विषय है आज का, वो तिलहन तिलहन या अन्य चीजें नहीं है, उस पर लंबी बहस अन्य विषय पे कर ली जाएगी। आज विषय है कि जो ये नए 3 कानून आए हैं, उसमें जो किसानों का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि एमएसपी की व्यवस्था जो बाहर मंडी से बाहर, एपीएमसी एक्ट से बाहर व्यापारी प्राइवेट खरीदेगा, उसके ऊपर भी आप बाध्यकारी कानूनी रूप से कर दीजिए। इसमें कोई आपकी आपत्ति है तो आप बताइए कि भाई ये बात किसान गलत है, जायज मांग नहीं है, ठीक मांग नहीं है, इसको करने में क्या आपत्ति है? ये आप इस प्रश्न पे थोड़ा सा जो है अगर प्रकाश डालें तो। नहीं, पुष्पेंद्र जी आप तो स्वयं किसान है। पुष्पेंद्र जी की बात का मैं जवाब दे दूं। पुष्पेंद्र जी आप स्वयं किसान हैं, आप जानते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से व्यवस्था बनी थी एमएसपी की, और तब से व्यवस्था चली आ रही है, और किस नियम कायदे के तहत चल रही है। कांग्रेस भी उसी के तहत काम कर रही थी, हम भी उसी के तहत काम कर रहे हैं। इस पूरे एक्ट के अंदर उसको कहीं पर भी हटाने का, डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि एमएसपी, आप देखिए कि अगर 2014 से जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी सरकार आई है, तब से लगातार खरीदी का जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है। आप अगर देखेंगे दलहन के क्षेत्र में ही जो खरीदी होती थी वो मुश्किल से 1.25 लाख मीट्रिक टन होती थी, आज 78 लाख, 70 लाख, 35 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीदी हो रही है। नहीं, तो मेरा ये कह रही हूँ कि ये क्या सारी बातें टेबल पर नहीं हो सकती थी? क्या वजह है कि किसानों को दिल्ली कूच करना पड़ रहा है? और एक और सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि पंजाब की तरफ से कूच कर रहा किसान, हम पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि आज किसान वर्सेस सरकार तो है, लेकिन मेजॉरिटी किसान पंजाब से और हरियाणा से आ रहे हैं। महाराष्ट्र जहां एक दिन में मेरे ख्याल से, अगर मैं सही हूं तो 11 किसान आत्महत्या करते हैं, पंजाब में 1 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है। क्या वजह है कि कूच वहां से हो रहा है? मैं ये भी समझना चाहती हूं। सुप्रिया श्रीनेत, मैं 3 बातें बोलूंगी, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगी। और आप सब लोगों की नॉलेज के लिए मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का भी किसान, उत्तराखंड का भी किसान आज सड़क से उतरा हुआ है। हरियाणा जो कि बीजेपी शासित है, वहां का किसान भी सड़क से उतरा हुआ है। हाँ, पंजाब का किसान भी आना चाह रहा है। मैं तो, जो माननीय सांसद जी, असल में इन लोगों की आदत पड़ गई है, ये किसी से सवाल सुनना नहीं चाहते, छोड़ के चले गए। मैं तो सिर्फ उनसे छोटा सा सवाल पूछ रही थी कि कानून बनाने से पहले बात करनी चाहिए थी। चलिए, आपने विचार विमर्श नहीं किया। अब अगर किसानों की एक दिक्कत है कि एमएसपी आप कानून में अंकित कर दीजिए, और मैं नेशनल टीवी पे कहती हूँ, अगर ये एमएसपी की बात कानून में कर दे तो हम खुद मोदी जी की सराहना करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि बिना एमएसपी कानून में आए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे भी दिखाइए। नहीं, पहले मैं जवाब दूंगी, आपका सवाल सुनिए। मैं आपका जवाब अभी नहीं दूंगी, अब आप सुनिए मेरी बात। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये लोग कह देते हैं कि मोदी जी ने कहा है। मोदी जी ने तो भाई 15 लाख रुपए भी कहे थे, 21 दिन में कोरोना को भी हराने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां भी कही थी। अरे जो चीज कानून में अंकित होगी उससे हमारा किसान प्रोटेक्ट होगा। दूसरी बात ये कहते हैं सारा बाजार किसानों का है, उत्तर प्रदेश का किसान जाके तमिलनाडु में बेचेगा। 86%, 86% किसान इस देश में ऐसे हैं जिनके पास जो भूमि है वो 2 एकड़ से कम है। क्या वो जाके केरल और तमिलनाडु में बेच सकता है? इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी चीज का जवाब दीजिए, जो बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए। वहां पर एपीएमसी नहीं है, वहां पर एमएसपी से खरीद नहीं होती है। बिहार का किसान इस देश में सबसे गरीब क्यों है? इसका जवाब इसी में अंकित है, क्योंकि वहां पर एमएसपी नहीं है। तो ऐसा क्या सारे देश के साथ हो जाना चाहिए? अरे पर सुप्रिया श्रीनेत, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी तो रहेगी, मंडियां रहेगी, तो आप फिर क्यों फिर इसे दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं? अरे भाई, जो
ठीक है अशोक जी, सब एक सेकंड सुप्रिया जी, अब आपने जवाब दिया। अशोक जी को एक सवाल पूछने दीजिए, उसके बाद मैं अशोक जी सवाल पूछे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार थी, जरा ये आंकड़े उठाकर देखें इन्होंने कितने लोगों को एमएसपी दिया, और मोदी सरकार ने जो 6 साल में दिया उसकी तुलना कर ले। मैं ना नहीं कर रहा हूँ, अगर उसका दायरा 4 गुना 10 गुना 15 गुना नहीं बढ़ा हो तो ठीक है, हम मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। सुप्रिया जी ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। जब आप सरकार में थे, किसानों का कौन सा उत्थान कर दिया, और किसानों को लेकर जो आज इस सरकार का स्टैंड है, आपका वो स्टैंड जब तब था जब आप सरकार में थे, कैसे आज बदल जाता है? किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया, अब दिल्ली सरकार ने और पुलिस ने इजाजत दे दी है, वहां बुराड़ी में प्रोटेस्ट किया जाएगा 3 दिसंबर को। बाकायदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से, तोमर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आइए बातचीत करते हैं, किसानों की क्या क्या मुसीबतें हैं, किन किन पर उनको बहकाया जा रहा है, क्या किसान वाकई भड़के हुए हैं या उनको भड़काया जा रहा है। आज हुंकार इसी पर। वीरेंद्र सिंह मस्त साहब बीजेपी सांसद हमारे साथ एक दफा फिर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आज सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को ये बात समझाने में कि ये आपकी बेहतरी के लिए बिल आए हैं, कहीं ना कहीं खामी रह गई है और इसीलिए किसान कूच करके दिल्ली पहुंच चुके हैं? देखिए, किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। इस समय रबी की बुआई चल रही है और मैं इस बात को समझ सकता हूं। इस समय किसान कूच करने वाले कौन लोग हो सकते हैं यह भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन किसान पहले मैं किसान हूं, इसके बाद सांसद हूं। ये कानून जो बना है किसानों की बेहतरी के लिए बना है, किसानों की समृद्धि के लिए बना है। हम कहीं मंडी कानून में बदलाव नहीं किए हैं। हमने कानून बनाया है प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कि किसान अपने उत्पादन को कहीं भी बेच सकता है। हमने एमएसपी के बारे में लोगों में शंका पैदा की जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम एमएसपी के बारे में जब से लोग शंका पैदा कर रहे हैं तब से प्रधानमंत्री जी ने कई कृषि फसलों के एमएसपी को बढ़ाया है, जिनके आदेश से बढ़ा है। दूसरी बात है कि संसद का भी एक विशेष अधिकार है, संविधान ने दिया है। जब संसद में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, मैं सांसद होने के नाते बिल प्रस्तुत किया हूं, तो जब कहा हूं कि एमएसपी कभी बंद नहीं होगा, तो संसद के अगर कोई बंद करेगा, कोई सरकार, हमारी सरकार, कोई सरकार बंद करेंगे, संसद में जब हम कह रहे हैं तो संसद का विशेष कानून ये कहता है कि हमको दंडित करें जब हम अपने बातों से मुकरते हैं। तो जहां तक यह बात है, किसानों में एक गलत तरह के गुमराह करने वाले लोग जो मंडियों पर कब्जा किए हैं, जो किसानों को मंडियों पर अपने शर्त पर उनकी फसल बेचने के लिए विवश करते थे, उन्हीं का आंदोलन है। फिर भी हम बात करने के लिए, संवाद करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने बुलाया है। मैं किसान के सारे संगठनों को और सभी मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र दिया है कि आप संवाद करिए, हम भी संवाद करेंगे किसान होने के नाते, और उस संवाद से ही समाधान समस्या का हो सकता है। मैं इस बात को कह सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं। ये संवाद किसानों का इससे नुकसान नहीं है। अभी ये संवाद वीरेंद्र जी आरोप ये लग रहे हैं, जनादेश इस सवाल पर दे चुके हैं, जनादेश दे चुके हैं। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर पहले ही ये बातचीत हो जाती तो शायद आज इस तरीके का आंदोलन किसान नहीं कर रहे होते। जो आप कह रहे हैं कि भड़काया जा रहा है, तो ये भड़काया भी नहीं जाता अगर आप पहले से किसानों से बात हो जाती। जानकारी में हम किसान से बात, किसान की आपत्ति होती, मैं खुद किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैं संवाद करने के लिए आमंत्रित किया था, और कि भारत सरकार हमेशा संवाद के लिए आमंत्रित, कोई आना भी तो चाहिए ना। राजनीतिक कारणों से अगर किसान को भड़काया जाएगा तो मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसान के नाम पर राजनीति लोग न करें। सब लोग मिलजुल कर किसानों की समृद्धि के लिए काम करें। आप बताइए कि पहली सरकार है हमारी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जिन्होंने हर किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना दिया। जो 60 वर्ष के बाद के किसानों को पेंशन देने की योजना बनाई, पेंशन मिल रहा है। उनके घर के महिलाओं को किसी के क्षेत्र में काम करे 500 रुपया खाता उसके सीधे खाते में जाता है। आज तक किसी दल की सरकार ने 5 पैसा किसी किसानों खाते में सीधे वीरेंद्र जी, अगर इतना कुछ हो रहा है, मैं किसान हूँ पहले, इसके बाद आप किसान हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप किसान हैं, लेकिन जो ये लोग आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं हैं।
जितने भी कूच कर गए हैं दिल्ली, आप ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है? भारत के जितने जो लोग भी है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इनको किसान की समस्या के समाधान के लिए जिसके लिए आए हैं उसे संवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? आंदोलन केवल करेंगे, संवाद नहीं करेंगे। ठीक है, आंदोलन करना मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आंदोलन करिए, वीरेंद्र जी, लेकिन संवाद मैं चाहती हूँ कि आप रुकें, क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के, वो भी हमारे साथ बने हो। पुष्पेंद्र जी, कब आंदोलन करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे? आप तो सोल्यूशन चाहते हैं ना, आप किसानों की बेहतरी चाहते हैं, तो फिर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, देखिए, जब पहले इसमें ये अध्यादेश लाए थे उसके बाद ही हमने इस बात को उठा दिया था कि प्राइवेट में, ये अभी कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एमएसपी की जो व्यवस्था अभी मंडी वाली है वो जारी रहेगी, इससे आपकी बात हम सहमत हो गए। लेकिन दूसरी जो व्यवस्था आपने चालू की है कि भाई प्राइवेट लोग भी जो है जाकर के खरीद सकते हैं, उसमें भी एमएसपी लागू हो। प्रश्न ये है, जब भी हम इस प्रश्न को उठाते हैं कि दूसरी जगह होगी कि नहीं होगी, आप कहते हो पहली जगह होगी। अरे पहली जगह होगी, ये मान ली आपकी बात, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, सबने कह दिया, एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं हो रही है। इसको हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरी व्यवस्था आपने प्राइवेट वाली शुरू की है उसमें भी इसको बाध्यकारी एमएसपी को बनाइए। और इसके बारे में जो बातचीत की बात है, बातचीत तब से ही चल रही है, लोग कह रहे हैं, मैंने कई बड़े राष्ट्रीय अखबारों में, और उन्होंने पढ़े भी होंगे। तो ये प्राइवेट में डालने की बात कह रहे हैं कि प्राइवेट में, सर सुन लीजिए पूरा सवाल, प्राइवेट जो खरीदेगा वो भी एमएसपी पे खरीदे, ऐसा एक लाइन इसमें डाल दीजिए। हम ये कह रहे हैं पहली व्यवस्था रहेगी, उसकी बात आपकी मान ली हमने, लेकिन ये दूसरी व्यवस्था जो सेकेंडरी व्यवस्था चालू की है उसमें भी एमएसपी बाध्यकारी होगा। हम इस प्रश्न वीरेंद्र जी, क्या इस बात से सरकार कतरा रही है, जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं? देखिए, सरकारी दाम तय होने पर जब सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों पर कम खरीदने पर, कम मूल्य पर खरीदने पर कानूनी कार्रवाई जब हो जाती है, तो कोई भी प्राइवेट अगर कम कीमत पर खरीदेगा, सरकार उसकी आपत्ति, किसान आपत्ति करेगा तो उस पर हो जाएगा। फिर भी जिस कानून को बनाने की बात करते हैं तो उस कानून के विषय में संवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संवाद करिए, संवाद से समाधान होगा। नहीं तो वीरेंद्र जी वही बात तो कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, भाई अध्यक्ष है वो किसान शक्ति संघ के, वो ये कह रहे हैं कि जब ये अध्यादेश पास हुआ तभी से इस बारे में आपत्ति उठाई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत होगी किसान तो उसकी सुनी जाएगी, आप उस दिक्कत तक पहुंचे ही क्यों? वो दिक्कत पहले से ही उसका समाधान कर लीजिए कि एमएसपी बाहर बेचने पर भी बनी रहे। हम उस दिक्कत को समझते हैं और उस दिक्कत के समाधान को भी जानते हैं। उनको इस पर कोई कंफ्यूजन है, कोई आपत्ति है, कोई असहमति है, तो संवाद क्यों नहीं हो रहा है? हमारे कृषि मंत्री 3 तारीख को बुलाए, संवाद करना चाहिए, हम भी रहेंगे, संवाद करें। सांसद जी आपसे पूछ तो रहे हैं अभी कि प्राइवेट लोग जब खरीदेंगे उनके ऊपर एमएसपी लागू हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान इस बिल में है? आप पहले बातचीत करिए, अध्यक्ष जी बातचीत करिए तो उसके बाद समाधान होगा। हम घुमाते नहीं है, मैं सीधी सी बात करता हूं, मैं खुद कृषि मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ बैठा था। मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं खुद अक्टूबर के महीने में रक्षा मंत्री जी के साथ और कृषि मंत्री जी के साथ बैठा था। उनको यही बात हमने कही थी कि आप एक लाइन इसमें प्राइवेट वाले, आपको तो वो देना नहीं है, एमएसपी जो सरकारी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। वो आपकी बात हमने मान ली, बहुत अच्छा है, धन्यवाद दे दिया आपको। दूसरी जो व्यवस्था प्राइवेट वाली है जिससे आप बच रहे हैं इस प्रश्न से, प्राइवेट व्यापारी भी एमएसपी से नीचे ना खरीदे, केवल हमने ये कहा है, इसको डाल दीजिए। पुष्पेंद्र जी अब एक बात बताइए मुझे, वीरेंद्र सिंह मस्त ये कह रहे हैं कि बातचीत कीजिए, वार्तालाप जो है वो जारी रहनी चाहिए। कुछ किसानों के बयान आप देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, पगड़ी बांधी हुई है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली तो अपना ही है, हम तो बाहर विदेश तक गए हैं, हमने इंदिरा गांधी को ठोक दिया, हम नरेंद्र मोदी को भी यही कर देंगे। ये लोग कौन हैं? ये आपके साथी हैं? क्या इनको किसान कहा जाना चाहिए? नहीं, देखिए कुछ किसी ने इस तरह का, यदि मैंने वो सुना नहीं है, इस तरह का यदि बयान दिया है किसी ने तो वो गलत है। कोई ऐसी मंशा किसानों की नहीं है।
सीधी सीधी बात है, वार्ता की जहां तक बात है, जैसे आज किसान आया हुआ है देश इसमें दिल्ली में, तो 3 तारीख की कौन सी एक कोई ईश्वर ने लिख के दे दिए कि 3 तारीख को वार्ता हो गई, कल ही वार्ता हो जाती, 20 तारीख को वार्ता हो जाती, उससे पहले वार्ता हो जाती, इसका जो है आप समाधान निकाल सकते थे। लेकिन जब आंदोलन खड़ा हो जाता है, पहले तो आपने रोकने की कोशिश की, ठंड में उनके ऊपर जो है आंसू गैस और पानी की बौछार की, उसके बाद आप वार्ता आज कर लेते, कल कर लेते, चंडीगढ़ जाकर के कर लेते, वो यहाँ तक आते ही नहीं है शायद आपके पास। और एक ही लाइन जोड़नी है कि प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, इसी को तो डालना है। मुझे तो लगता है कि ये सारी बहस का अंत हो जाएगा अगर जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार विश्वास दिखाए और लोगों को विश्वास में लेकर कानून में अंकित कर दे कि अगर कोई खेत पर आकर आपके एमएसपी से कम पे खरीदेगा तो उसको सजा दी जाएगी। लेकिन कानून ऐसा बनाया गया है कि जो ओनर है प्रूव करने का वो किसान पर है, वो उद्योगपति पर नहीं है। माननीय सांसद जी बैठे हैं, इस बात का जवाब दे, कह रहे हैं हमने बड़े मार्केट बना दिए। कौन सा किसान उत्तर प्रदेश से जा सकता है तमिलनाडु बेचने अपना सामान? ये बताइए, क्या ये प्रैग्मेटिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है? और आपने फसल बीमा योजना की बात करी, कितने किसानों को इसका लाभ मिला? 21,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने कमाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप आय दुगनी करने का झुंझुना बजाते रहते हैं, आय कैसी दुगनी होगी? उसके लिए कृषि में वृद्धि दर 12% होनी चाहिए, अभी अशोक ठाकुर कुछ कह रहे हैं। तो हमेशा तथ्यों पर रहकर बात करिए, इधर किसानों को गुमराह। सुप्रिया जी, ये तथ्य, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि इतने सालों जब आपने राज किया, किसानों की स्थिति की बेहतरी के लिए ये तथ्य क्यों नहीं रटाए जा रहे थे? उन तमाम लोगों को क्यों नहीं रटाए जा रहे थे? आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो बिल लाए गए हैं वो बड़े गड़बड़ घोटाला और झाला करने वाले बिल हैं, तो फिर आप लोग इसके साथ खड़े क्यों हुए थे जब आप सरकार में थे? आप कह रहे हैं आधा अधूरा ज्ञान है। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें नीति का समर्थन कम, राजनीतिक नीयत ज्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों की। कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के तरीके को गलत बताया है और कहा है कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई लगती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कार्रवाई के लिए 7 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, दफ्तर में तोड़फोड़ करने के लिए बीएमसी को मुआवजा भी देना पड़ेगा, क्योंकि कंगना ने कोर्ट में मुआवजे की याचिका डाली थी। कोर्ट ने यह कहा है कि एक स्वतंत्र एजेंसी से संपत्ति को हुए नुकसान का मूल्यांकन कराया जाना चाहिए और इसके बाद जो भी मुआवजा बनेगा उसे बीएमसी को भरना होगा। आप ये भी समझ लीजिए कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के पाली हिल वाले दफ्तर में जो तोड़फोड़ की थी उसी को लेकर यह फैसला आया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई थी। बीएमसी की मंशा ठीक नहीं थी। नोटिस और तोड़फोड़ असल में कंगना को प्रेशराइज करने के लिए, धमकाने के लिए की गई थी। उधर हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। बावजूद इसके बीजेपी पूरा जोर लगा रही है नगर निगम के चुनाव। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। कल योगी पहुंचने वाले हैं और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह भी यहां रैली कर सकते हैं। इस चुनाव में टीआरएस और एआईएमआईएम मुकाबले में मौजूद है। इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव, चाहे वो निगम के हों या फिर विधानसभा के, बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।